वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रिलेटेड है वैक्यूमिंग से, कि वैक्यूमिंग हम क्यों करते हैं और वैक्यूम करने की वजह क्या होती है और क्यों सिस्टम को वैक्यूम किया जाता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है। तो वैक्यूम करने की जो बेसिक वजह होती है वो ये होती है कि सिस्टम के अंदर जब हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, काम करते वक्त जितनी भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाती हैं या उसके अंदर चली जाती हैं, तो उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए हम जो है सिस्टम को वैक्यूम करते हैं। ठीक है। अब सिस्टम वैक्यूम अगर ना किया जाए तो किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सिस्टम को अगर वैक्यूम ना किया जाए और उसको बग़ैर वैक्यूम किए ही उसके अंदर गैस चार्ज कर दी जाएगी, तो उस गैस चार्ज करने पर हमें क्या मसाइल दरपेश होंगे। तो सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि जब हम किसी भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज़ को हम सिस्टम के अंदर से नहीं निकालेंगे, तो जितनी भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज़ होती हैं इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है निस्बतन हमारे जो रेफ्रिजरेंट होती है उसके। ठीक है। उनका वॉल्यूम ज़्यादा होती है, उनकी जिसामत ज़्यादा होती है। तो जब वो सिस्टम के अंदर रह जाती है तब हम उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट जो होगी हमारी सिस्टम के अंदर कम मिकदार के अंदर जाएगी। तो ज़ाहिर बात है जिस क्वांटिटी में हमें कूलिंग इफ़ेक्ट चाहिए और कूलिंग हमें मशीन को करनी चाहिए जिस मिकदार में, उस मिकदार पर वो कूलिंग दे नहीं पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि हमने सिस्टम को वैक्यूम नहीं किया और सिस्टम वैक्यूम ना होने की वजह से उसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो है वो कम चार्ज हुई है। इस वजह से जो है वो सिस्टम हमारा यानी कि कूलिंग सही नहीं करता। सिर्फ यही एक बेसिक वजह होती है। ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है जब रेफ्रिजरेंट जिस मिकदार में हमें मशीन को देनी चाहिए या सिस्टम को देनी चाहिए, जब उसके अंदर वो नहीं होगी तो कूलिंग हकीकतन कम ही होगी। तो इसलिए हम वैक्यूमिंग करने का जो अमल है वो बहुत ही ज़रूरी है और वैक्यूमिंग लाजमी करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूँ, इन्वर्टर एसी जितने भी आजकल आ रहे हैं, अक्सर टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि ये जो जितने भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर हैं उनको बनाने के बाद लाज़मी तमाम भाइयों को कहता हूँ कि उनको लाज़मी जो है वैक्यूम किया करें। बग़ैर वैक्यूम किए उसके अंदर गैस चार्ज ना करें। मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर को बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद हमें उसकी वैक्यूमिंग लाज़मी ही करनी है। लाज़मी करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारी कूलिंग बेहतर होगी, कूलिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम लोग जो है उसको वैक्यूम नहीं करेंगे तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट उसके अंदर गया है, समझ लो एक तरीके से वो भी ज़ाया हो जाता है। क्योंकि जो हमें कूलिंग चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल पाती। और सिर्फ इसकी वजह क्या होती है कि हमारी वैक्यूमिंग अच्छी नहीं है। वैक्यूमिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी मशीन की एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा होगी और आपकी कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि उतनी ही अच्छी आपको कूलिंग मिलेगी जितनी अच्छी आप वैक्यूमिंग करेंगे। तो वैक्यूमिंग का जो अमल है बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छी कूलिंग यानी कि लेने के लिए अच्छी कूलिंग अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए वैक्यूमिंग का अमल बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बात को कि आप जब भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पर काम करें या इन्वर्टर फ्रिज के ऊपर काम करें तो वैक्यूमिंग ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी यानी कि रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड जितनी भी मशीन है, जितने भी सिस्टम हैं, उनके लिए वैक्यूमिंग एक समझ लो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है रेफ्रिजरेशन के अंदर कि वो लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है वैक्यूमिंग का अमल। ठीक है। तो वैक्यूमिंग मेरे भाइयों लाजमी क्या करें। अक्सर आपने देखा होगा 2-3 हादसात भी ऐसे हो चुके हैं। और कहीं पर भी आप किसी भी साइट के ऊपर अगर काम करने जाते हैं तो काम करते हैं तो अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेशर होल्ड कर रहे हैं, प्रेशर उसके अंदर छोड़ रहे हैं या होल्ड करके आप वहाँ से जा रहे हो, तो आप लाजमी जिस भाई के भी एसी के अंदर आप वो प्रेशर छोड़ रहे हो तो उसको भी बता दो कि भाई मैंने इस मशीन के अंदर या इस सिस्टम के अंदर जो है ना प्रेशर होल्ड किया है, चेक करने के लिए। ठीक है। कभी भी ऐसा ना करो कि प्रेशर उसके अंदर छोड़ दिया हो और आप उसको बताए भी ना और ऐसे ही चले जाएं। अक्सर कस्टमर क्या करते हैं कि पहले आपको दिखाकर अपनी मशीन को चेक करवाते हैं, उसके बाद जो है फिर वो किसी दूसरे टेक्नीशियंस को या किसी दूसरे आदमी को बुलाकर उसको भी अपनी मशीन या सिस्टम चेक करवाते हैं। आदत होती है कस्टमर्स की। ठीक है। तो आप अगर उसमें प्रेशर होल्ड कर रहे हो तो उसको लाजमी बता दो कि भाई मैंने इस मशीन के अंदर जो है ना प्रेशर होल्ड किया है, ताकि उसको पता हो कि भाई दूसरा टेक्नीशियन इसके अंदर प्रेशर होल्ड करके गया है। तो अक्सर क्या वजह होती है कि जैसे कि मैं गया, मैंने जो है किसी साइट के ऊपर काम किया और किसी सिस्टम के अंदर प्रेशर
प्रेशर चार्ज किया, उसके अंदर मैं 300-400 को प्रेशर होल्ड करके आ गया, ठीक है। तो प्रेशर होल्ड करने के बाद मैंने उसको ना कस्टमर को बताया, ठीक है, और मैं वहाँ से कस्टमर ने क्या किया, किसी दूसरे टेक्नीशियन को हायर किया। हायर करने के बाद उस टेक्नीशियन ने क्या किया, बग़ैर कुछ चेक किए जाकर उस सिस्टम को ऑन कर दिया, चला दिया। तो अब क्या होगा, यही वो वजह होती है हादसात की कि उसके अंदर प्रेशर होल्ड किया हुआ होता है, और ज़ाहिर बात है इन्वर्टर एयर कंडीशनर को जो है वो फ़ौरन प्रेशर के ऊपर भी स्टार्ट पकड़ लेता है, क्योंकि उसका जो कार्ड है आउटडोर के अंदर जो कार्ड लगा हुआ होता है वो सिंगल फेज़ से तो चल रहा होता है हमारा एसी, लेकिन जो वो कार्ड कन्वर्ट कर देता है उस एसी करंट को 3 फेज़ के अंदर। 3 फेज़ की फ़ोर्स जो है वो अपने जो है डीसी कंप्रेसर को दे रहा होता है, तो वो कंप्रेसर बआसानी जो है स्टार्ट पकड़ लेता है। तो ज़ाहिर बात है जब उस प्रेशर को रोटेट करेगा, उसको चलाएगा, उसको घुमाएगा, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कंप्रेसर फट जाते हैं, पूरा यूनिट जो है यानी कि ब्लास्ट कर जाता है। तो यही वजह होती है कि हमारी छोटी सी गलती जो है इतने बड़े हादसात का सबब बन जाती है। तो लिहाजा मैं सब भाइयों को कहता हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह पर जाएं, प्रेशर होल्ड करें तो उसको कस्टमर को लाजमी इस चीज़ के बारे में बता दें कि मैंने इसके अंदर प्रेशर होल्ड किया, लिहाजा आप अगर किसी दूसरे को ना दिखाएं, क्योंकि आप तो वहाँ पर काम करके आ जाएंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन दूसरा कस्टमर क्या होगा, वो थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करता है, वो रेट टच करता है कि आपने क्या रेट दिए, दूसरे टेक्नीशियन क्या रेट देता है, और तो इसी चक्कर में क्या होता है वो दूसरा बेचारा, उसका क्या कसूर, वो तो गया और उसने जाकर उस सिस्टम को चलाया चेक करने के लिए, उसे नहीं पता था कि कोई दूसरा टेक्नीशियन भी इस पर काम करके गया है या वो आकर काम करेगा इसके ऊपर, वो बग़ैर मालूम किए उस सिस्टम को चला देता है और वो किसी न किसी हादसे का सबब बनता है, ठीक है। तो अच्छा, जब मैं वैक्यूमिंग की बात कर रहा तो ये वैक्यूमिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वैक्यूमिंग जब भी आप किसी भी सिस्टम को काम करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको रिपेयर करते हो, तो वैक्यूमिंग लाजमी क्या करें। तो मैंने भी एक सिस्टम को बनाया है, एक डिफ्यूज़र को, तो उसकी वैक्यूमिंग मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वैक्यूम किया जाता है। तो ज़्यादातर तो वैक्यूमिंग जो है वैक्यूम पम्प के ज़रिए की जाती है, लेकिन अक्सर टेक्नीशियन जैसे कि मैं भी हूँ तो एक आम कंप्रेसर से मैं वही वैक्यूम कर रहा हूँ उसको। तो चलो मैं आपको उस सिस्टम के ऊपर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वैक्यूमिंग की जाती है और प्रॉपर वैक्यूम किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलते हैं भाई वैक्यूमिंग की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको जो है ना वैक्यूम सिस्टम के ऊपर लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे मैं वैक्यूम कर रहा हूँ सिस्टम को। तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वैक्यूम करना है, ठीक है। तो ये कंप्रेसर मैंने पहले से चलाया हुआ है और ये वैक्यूम हो रहा है सिस्टम, ठीक है। तो मैं इस कंप्रेसर के थ्रू वैक्यूम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो पाइप है, ये सक्शन पाइप है, यहाँ से लाइन के ज़रिए से सक कर रहा है, ये देखें। ये लाइन लगी हुई है इसमें, और ये 1 मीटर के ज़रिए से एक लाइन लगी हुई कंप्रेसर पर। इस लाइन से सक करते हुए इस लाइन से प्रेशर को वापस बाहर फेंक दे रहा है, देखो। जो हमारे फ्रिज के अंदर जितनी भी एयर चली गई है उसको वापस बाहर निकाल रहा है। ये जितनी भी एयर है ये सारी वही है। अच्छा, वैक्यूम करते हुए भाइयों आप लोग को ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये आपकी लाइनें सारी टाइट होनी चाहिए, लूज़ ना हो, कोई सी भी एक लाइन लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये चारों तरफ से आपकी लाइनें बिल्कुल फिक्स हों, टाइट हो। यहाँ से भी आपको ये टाइट रखनी है, लूज़ ना हो। और दूसरी, इन लाइनों के अंदर चार्जिंग होल्स के अंदर रबड़ होती है, अब वो रबड़ भी चेक कर लेना कि चारों के अंदर रबड़ होनी चाहिए। अगर बगैर रबड़ के आप इसको लगाओगे तो क्या होगा कि वो टाइट भी नहीं होगी, दूसरा वहाँ से एयर लेगी, तो आपका सिस्टम वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है। और ये सारा मतलब लाइनें लगाने के बाद आपको एज अ वाल ओपन कर देना है, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है। तो अभी ये जो है सिस्टम वैक्यूम हो रहा है। इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर होगा और जितनी भी जो है इसकी एयर गई होगी इसके फ्रिज के अंदर, या नॉन कंडेंसेबल गैसेस जितनी भी गई होंगी सबको ही बाहर निकाल देगा।
ये देखें निकाल रहा है। आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है वैक्यूम करने का। वैसे तो स्टैंडर्ड ये है कि वैक्यूम पंप के ज़रिए से हम इसको वैक्यूम करें, लेकिन हम ज़्यादातर जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो एक कंप्रेसर के ज़रिए काम चलाते हैं अपना, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। तो बेहतर तो ये है कि वैक्यूम पंप के थ्रू जो है ना इसको वैक्यूम किया जाए, उससे बहुत अच्छा वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि वो बना ही वैक्यूम करने के लिए। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको ये वैक्यूमिंग करनी है, जैसे मैंने आपको समझाया है। इसमें इस तरीके से ये लाइन लगानी है आपको, जो सक्शन पॉइंट पे लगेगी कंप्रेसर के वो के गेज मैनिफोल्ड के इस तरफ लग जाएगी, और जो नीचे की साइड आपकी लाइन लेगी वो आपकी सिस्टम के कंप्रेसर पे लग जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। और दूसरा, कम से कम वैक्यूमिंग आपको जो है 15 से 20 मिनट हर सिस्टम को करना है। किसी भी सिस्टम को आप वैक्यूम करो, कम से कम उसको 15 से 20 मिनट तक आपको वैक्यूमिंग करनी है, तब जाके आपका सिस्टम सही वैक्यूम हो पाएगा। ऐसा ना करें कि 2-4 मिनट किया और उसको ख़त्म कर दी, नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको वैक्यूमिंग इसकी करनी ही करनी है। तो तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें, कूल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।